हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन कॉलेजन में और सवाल करते हैं 1D के, उसे और बेहतर समझने के लिए। चलिए, पहला सवाल है, अ 5 kg मास कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी बॉडी। आफ्टर द कोलिजन बॉडीज मूव्स टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन विद 1/3 स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी। ये कहना चाह रहा है कि 5 kg की कोई भी बॉडी है वो एक स्टेशनरी बॉडी से कोलाइड करती है और आफ्टर कोलिजन दोनों साथ साथ मूव करती हैं। अब यहाँ पर एक लाइन है बेटा, मूव्स टुगेदर। यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर दोनों बॉडीज सिंगल बॉडी बन के मूव कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज स्टिक हो गई हैं या दोनों बॉडीज एम्बेडेड हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कोलिजन रहा होगा वो परफेक्टली इनइलास्टिक रहा होगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि E=0 है। E=0 होने का मतलब है कि जो कोलिजन हुआ है दोनों बॉडीज के बीच वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो बोल रहा क्या कि अगर मान लो टक्कर के बाद 1/3 स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी, मतलब अगर फर्स्ट वाले की स्पीड अगर v मान ले तो v/3 से दोनों मूव करते हैं, तो बताइए कि सेकंड बॉडी का मास क्या था। ये हमसे पूछा है। तो जैसे हमसे पूछा है वैसा हमने एक बार इसका डायग्राम बना लिया कि सिंपल मैंने मान लिया कि 5 kg का एक बॉडी है जो v स्पीड से चल रहा है। दूसरा कोई m kg है, उसका मास हमें अननोन है, उसका अननोन मास मैंने मान लिया बेटा m, और वो अभी रेस्ट पे है। ठीक है, अब ये 5 kg वाली बॉडी इसको हिट करेगी। इसको हिट करने के बाद दोनों के बीच कोलिजन होगा और अभी मैंने पता लगा लिया है कि कोलिजन जो होगा वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया E=0। अब अगर E=0 है तो दोनों टुगेदर एक ही बन के चलेंगे, तो दोनों साथ साथ चल रही हैं और दे रखा है 1/3 स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी, कि दोनों की जो फाइनल स्पीड होगी वो फर्स्ट बॉडी की स्पीड की 1/3 हो जाएगी। तो फर्स्ट बॉडी की इनिशियल स्पीड थी बेटा v, उसकी 1/3 हो जाएगी v/3। तो दोनों की जो स्पीड हो गई वो हो गई v/3 इस डायरेक्शन में। तो मुझसे पूछा गया कि बताइए ये मास कितना था, कि बताइए ये जो m था ये कितना था। तो सिंपल हमें पता है कि अभी आपको कोलिजन का सवाल मिले तो पहली आप कहानी लगा सकते हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैंने बेटा वही लगाया COLM। अब अगर कंजर्वेशन मोमेंटम लगाऊंगा तो इसका इनिशियल प्लस इसका इनिशियल बराबर दोनों का फाइनल मोमेंटम, क्योंकि दोनों का वेक्टर के साथ भी सेम होना चाहिए। तो वही हमने लिखा बेटा कि अगर इसका मोमेंटम लिखूँ तो क्या हो जाएगा 5 × v प्लस इसका क्या लिखूंगा m इंटू, ये रेस्ट पे है तो प्लस m × 0 दैट इज इक्वल टू, अब दोनों सिंगल बॉडी बन गए तो हम बोल सकते हैं कि तो कंबाइंड मास हो गया वो हो गया 5 + m। तो लिख दिया मैंने 5 + m और इसकी स्पीड है बेटा v/3, तो वो मैंने पुट कर दिया v/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे पता है कि बेटा इस v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 3 चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + m। इसको सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 kg। तो सिंपल हम एक इक्वेशन का यूज करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का और हमें हमारा आंसर मिल गया। तो इस तरीके से वही क्वेश्चंस चल रहे हैं कि हमें दो ही एक तरीके से इक्वेशंस पता हैं और दो इक्वेशंस का हम यूज करेंगे, एक COLM का, और अगर दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी तो वो हम यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि ए हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट, मतलब कोई एक हैवी न्यूक्लियस है जो इनिशियली रेस्ट पे है, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स व्हिच फ्लाई ऑफ विद वेलोसिटीज 8:1, कि 2 फ्रेगमेंट में टूटता है और जो दोनों फ्रेगमेंट है उनकी जो वेलोसिटीज का रेशियो है बेटा वो रेशियो है 8:1। तो बताइए द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द फ्रेगमेंट्स, तो बताइए जो फ्रेगमेंट्स है उनकी रेडियाइज जो होंगी उनका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले मान लिया कि बेटा कोई भी एक बॉम्ब है और वो रेस्ट पे है, जैसे मैंने मान लिया कोई m मास का है, ठीक है, और इनिशियली रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने के बाद इसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, ये एक्सप्लोड हो गया 2 पार्ट्स में, 2 फ्रेगमेंट में टूट गया। लेट सपोज ये फ्रेगमेंट हो गया बेटा m2 जो नीचे जा रहा है किसी स्पीड v2 से, और ये फ्रेगमेंट हो गया m1 जिसकी स्पीड है ऊपर v1। तो ये इनिशियली कहानी थी कि बॉम्ब का मास m मान लिया और रेस्ट पे था। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ कि मान लो m1 और m2 2 फ्रेगमेंट्स थे, m1 गया v1 से ऊपर और m2 गया v2 से नीचे। तो सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द फ्रेगमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। तो मुझे पता है कि अगर मैं सिस्टम मानूंगा तो मैं COLM का यूज कर सकता हूँ, तो मैंने वही किया बेटा, COLM का यूज किया। तो अगर मैं COLM से लिखूँ बेटा तो मुझे पता है कि इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो मैं लिख दूँ m × 0 इज इक्वल टू, अब मुझे पता है कि ये वाला ऊपर जा रहा है बेटा, तो मैंने सिंपल क्या मान लिया, इसको मान लिया m1 v1, ठीक है, और नीचे जाना है इसका क्या मान लिया -m2 v2। क्या किया बेटा मैंने,
इनिशियल मोमेंटम लिख दिया m इंटू जीरो, दैट इज इक्वल टू, इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1, क्योंकि ये ऊपर है तो ऊपर डायरेक्शन मैंने मान ली लेट सपोज बेटा पॉजिटिव, तो ये हो गया m1 v1, और ये नीचे है तो हो गया माइनस m2 v2। इसको इधर लेके चला गया तो मैंने मान लिया m1 v1। अब मैंने यहाँ पर m1 इंटू 8v लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो खुद बोल रहा है बेटा कि जो उनकी वेलोसिटी है उसका रेशियो जो है वो क्या है 8:1 है, जो उनकी वेलोसिटीज है उनका रेशियो 8:1 है। मतलब हम बोल सकता हूँ कि जो v1 बाय v2 है वो बेसिकली 1/8 है, 1:8, सॉरी 8:1 है, 1:8 नहीं है, 8:1 है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं बेटा 8:1। मतलब कह सकते हैं कि जो v1 आया होगा वो बेसिकली आया होगा 8 टाइम्स ऑफ v2। ये कहानी हमारे पास आ गई कि जो v1 आया वो है 8 टाइम्स ऑफ v2, और मैंने मान लिया कि लेट जो v2 है उसे मैंने किसके बराबर मान लिया, v के बराबर मान लिया। मैंने मान लिया कि v2 है वो v है, ठीक है, और अगर v2 v है तो जो v1 निकल के आ जाएगी, देन जो v1 निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 8v। देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो कहानी में दे रखा था वही यूज किया कि 8:1 रेशियो है, तो v1 बाई v2 हो गया 8/1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो v1 आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ v2, तो v1 v2 की फॉर्म में आ गए। मैं चाहूँ तो मैंने क्या किया कि लेट v2 इज इक्वल टू v, मैंने इसको v मान लिया, तो मुझे पता है अगर ये v हो गया तो v1 आ गया 8v। अब इसी टर्म को या इसी जो मैंने अजम्पशन माना है, जो ये वेरिएबल्स माने, इसी को मैंने यहाँ पुट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पुट किया हो गया m1 इंटू v1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, v1 की वैल्यू हो गई 8v, तो रख दिया m1 इंटू 8v दैट इज इक्वल टू m2 इंटू v2 की वैल्यू है यहाँ से कितनी, v2 की वैल्यू v, तो वो मैंने पुट कर दी m1 इंटू 8v बराबर m2 इंटू v। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये v से v कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा m2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ m1, m2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ m1। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। अब कहानी में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा है रेडियस का रेशो। अब एक बात सोचते हैं, हमें मासेस पता है और रेडियस के बारे में जाना है। मुझे पता है कि बेटा न्यूक्लियस सेम है, तो अगर मैं बोलूँ कि डेंसिटी जो होंगी दोनों फ्रेगमेंट्स की वो सेम रहेंगी। अब मुझे मासेस पता है और डेंसिटी के बारे में मुझे आइडिया लग गया, तो मुझे केवल रेडियस के बारे में बताना है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि जो ये फ्रेगमेंट्स टूटे हैं ये स्फेरिकल बॉडीज हैं, तो मुझे पता है कि अगर इनका मैं मास कभी लिखता तो इनका जो मास होता बेटा वो सिंपल क्या होता, डेंसिटी इंटू मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से वॉल्यूम होता। अगर मैं बोलूँ कि ये जो न्यूक्लियस है वो एक तरीके से स्फीयर है और जो फ्रेगमेंट्स टूटे वो स्फेरिकल बॉडीज में टूटे, तो मास बराबर क्या होता है रो इंटू वॉल्यूम, रो इज बेसिकली डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब अगर न्यूक्लियस सेम है, अगर मटेरियल सेम है उसका, तो ये रो सेम है, तो जो सिंपल मास हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा वॉल्यूम के, ठीक है। तो इसी का हम यूज कर रहे वाले हैं यहाँ पर कि अगर मास वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो क्या होगा, देखो बेटा, तो सिंपल क्या होगा कि अगर m इज इक्वल टू, देखें यहां से आ गया मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब मुझे पता है बेटा वॉल्यूम कितनी होती है, m प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं बोलूँ तो मान लो कुछ इक्वल का मैं साइन लगा दिया, कोई भी कांस्टेंट आया होगा मान लो k, तो अगर यहां से आप देखें तो जो वॉल्यूम निकल के आई होगी वो निकल के आती है, जैसे मान लो हम वापस पुट कर दें इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो यहां से समझ में आ गया बेटा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, मतलब जो m होगा वो r क्यूब पर प्रोपोर्शनल होगा, m r क्यूब पर प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने वही पुट कर दिया यहाँ पर। मुझे पता है कि m बराबर क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी, तो यहां से समझ में आ गया कि m जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा r क्यूब। अब अगर m प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होगा तो मैं यहां से समझ गया कि अगर मुझे m1 बाय m2 लिखना होता, m1 बाय m2 लिखना होता तो वो बेटा आता r1 बाय r2 का होल क्यूब, और वो दे रखा है सवाल में कितना, अगर यहाँ से आप m1 बाई m2 देखें तो वो आया 8/1। अगर आप यहाँ से देखें बेटा तो यहाँ से जो आया वो आया 1/8, क्या आया 1/8, ये आएगा 1/8। अगर आप देखें r1 बाई r2 का होल क्यूब बराबर होगा m1 बाई m2, और m1 बाई m2 की वैल्यू देखें तो वो निकल के आ रही बेटा 1/8। यहाँ से अगर क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट लेने पर क्या हो जाएगा r2 इज इक्वल टू आई ऑफ r1। अगर हम यहाँ से क्यूब रूट ले लें तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा r2 इज इक्वल टू 2r1, और अगर हम रेशो निकालें तो r1 बाई r2 आ गया 1/2। तो ये हो गया दोनों की रेडियस का
रेशियो। तो सिंपल हमने क्या किया बेटा, पहले मासेस निकाल लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, उनका रेशियो निकाल लिया। फिर मास का रेशियो निकालने के बाद मैंने मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से चेक किया, तो मुझे पता लगा कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब निकल के आता है। तो मासेस का रेशियो मुझे पता है, रेडियस का रेशियो मुझे निकालना है, मैं इजीली निकाल सकता हूं। A sphere of mass m moving with a constant velocity collides with another stationary sphere of same mass। कि कोई भी m मास का कोई स्फीयर है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो कोलिजन करता है अनदर स्फीयर से जो कि उतने ही मास का स्टेशनरी है। मतलब एक स्टेशनरी सिमिलर मास के ऑब्जेक्ट से कोई m मास का ऑब्जेक्ट किसी v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से कोलिजन करता है। तो पूछा गया द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू स्फीयर्स आफ्टर कोलिजन विल बी इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e। बोला गया कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e था तो टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। अब हमें पता है कि हम हमारे डायग्राम में टक्कर के बाद की वेलोसिटी मानते हैं v1/v2। तो सवाल बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि v1/v2 कितना होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका बेटा। तो सिंपल पहले तो जो हमसे कहा गया उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका डायग्राम बना लिया कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक तरीके से बॉडीज है, स्फीयर्स हैं, जो दोनों का मास सेम है। एक रेस्ट पे था, ये इससे कोलिजन करेगा और बोला गया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है और मैंने मान लिया कि कोलिजन के बाद इसकी स्पीड हो गई इधर v1 इधर की तरफ और m वाले की जो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है v2 से इधर की तरफ। अगर मैं इन्हें नेमिंग दे दूं बेटा, लेट सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a एंड दिस इज b। तो a की अगर a के बारे में सोचे तो a की इनिशियल स्पीड थी वो u है और फाइनल स्पीड हो गई है v1। b इनिशियली रेस्ट पे था और b की फाइनल स्पीड हो गई है v2। तो सवाल ने हमसे पूछा कि v1/v2 क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें जब भी सवाल आपने करना सिखाया था तो हमें ये बताया था कि जब आपको कोलिजन का सवाल दिखे, अगर 1D का सवाल है तो सर स्ट्रेटेजी के तौर पे आपने सिखाया था कि सबसे पहले तो COLM लगाइए और ज़रूरत पड़े तो E की इक्वेशन लगाइए। तो चलिए वही काम करते हैं हम सवाल में। सबसे पहले हम क्या लिखते बेटा, इसकी COLM इक्वेशन लिखते। तो अगर मैं COLM इक्वेशन लिखता तो मैं सिंपल कह सकता हूँ बेटा, क्या लिखता मैं, ये होता सर mu + 0 इस बराबर, बाद में इनका मोमेंटम कितना हो जाएगा mv1 + mv2। आप अगर यहाँ पे देखें तो m से ये m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाती है इक्वेशन u = v1 + v2, इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन तो मिल गई सर, दूसरी जो मिलेगी वो हमें e की इक्वेशन से मिल जाएगी। बस सिंपल वही हमें सोचना था। अब अगर मैं दूसरा इक्वेशन लिखता बेटा तो e से मिल जाता। फॉर्मूला आपको सबको याद होना चाहिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद है, v2 - v1 अपॉन u1 - u2, जहाँ पर v1 v2 और u1 u2 जो रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे। अगर इसके अंदर रख देंगे तो e = हो जाएगा बेटा, v2 का वैल्यू मान लिया v2 ही है क्योंकि ये तो हमें निकालने ही थे, v2 - v1 अपॉन u1 है इसका स्पीड इनिशियली वो कितना है बेटा u, और u2 कितना है 0, तो ये हो जाएगा u - 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा v2 - v1 दैट इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ eu। तो ये हो गया 1 e टाइम्स इंटू u। तो दो इक्वेशन हो गए, u बराबर v1 + v2, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया v2 - v1 इज इक्वल टू eu। दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे, v1 v2 मिल जाएंगे, फिर उनका रेशियो निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा वो e की फॉर्म में आएगा। तो ये इसका बेसिक तरीका करने का था कि सबसे पहले COLM की इक्वेशन लिखी, वहां से एक इक्वेशन बनाई, फिर मैंने e की इक्वेशन का यूज किया, वहां से एक इक्वेशन बनाई, दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया और v1/v2 निकाला। तो जो अपन ने किया उसी को मैंने प्रिंटेड फॉर्म में आगे लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने COLM लगाया तो mu + 0 बराबर mv1 + mv2 हुआ था। इस m से ये m और ये m कैंसिल आउट हुआ, ठीक है बेटा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनी वो सिंपल क्या बन गई, यहाँ से इक्वेशन बन गई u = v1 + v2, ठीक है। फिर अगर e का इक्वेशन लगाया तो वो क्या v2 - v1 अपॉन u1 - u2। u1 की वैल्यू किसके बराबर थी बेटा, u के बराबर, और u2 यहाँ पर कितना था 0। क्यों, क्योंकि u2 की वैल्यू क्या थी 0 रेस्ट पे, और u1 कितना है बेटा u। तो मैंने वही पुट किया, तो यहाँ से आ गया v2 - v1 बराबर eu। तो दोनों इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। तो मुझे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैंने वही लिखा कि v2 - v1 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्रॉम 3 and 4,
थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर देखें तो थर्ड इक्वेशन में जो ये बेटा v1 प्लस v2 की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, तो सिंपल ये हो गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ u का स्पीड कितना है बेटा, u का वैल्यू कितना है v1 प्लस v2, रख दिया v1 प्लस v2। तो यहाँ से आगे v2 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेटा v2 और यह रहेगा EV2, उसको उधर लेके जाऊंगा v2 माइनस EV2 दैट इज इक्वल टू v1 प्लस EV1, यह क्या v2 माइनस EV2 बराबर v1 प्लस EV1। अब सिंपल क्या किया बेटा, यहाँ के बाद क्या किया होगा, सिंपल यहाँ से v2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस ई, इन दोनों में से v2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 माइनस ई बराबर, ऐसे उधर से v1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई, तो ये मिल गया v2 बराबर 1 माइनस ई, v2 इंटू 1 माइनस ई बराबर v1 इंटू 1 प्लस ई। यहाँ से अगर रेशो निकालेंगे तो यह आ जाएगा v1 बाय v2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये आ गया मेरे पास वेलोसिटीज का रेशो ई की फॉर्म में, और यही आंसर यहाँ पे था कि v1 बाई v2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, वही अगेन हमने दोनों जो हमारी स्टेप्स थी उन्हीं का हमने यूज किया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा स्पेशल केसेस इन कोलिजन, कि जो हमने कोलिजन तक पढ़ा है, जो हमने इसके अंदर दो तरीके की स्ट्रेटजी पढ़ी थी, दो तरह के स्टेप्स पढ़े थे, उसके अंदर कुछ हमने स्पेशल केसेस बनाए हैं। पहला केस क्या है कि व्हेन m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, मतलब कि एक बहुत भारी मास हो, देन, और दो कंडीशन है सॉरी, कि व्हेन m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 एंड u2 बराबर 0, मतलब ऐसे मानिए कि एक ट्रक है और एक साइकिल है, तो ट्रक का मास बहुत बड़ा हो गया, तो कोई ट्रक से अगर साइकिल कोलिजन करे तो उस कोलिजन में हमने कुछ स्पेशल केस बना रखा है, स्पेशल पॉइंट करके याद कर रखा है कि मान लो किसी भी भारी ऑब्जेक्ट से, जैसे कि मान लो कोई ट्रक है तो m2 है वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, जैसे ट्रक इज वेरी वेरी ग्रेटर देन साइकिल। अब अगर ट्रक रेस्ट पे है क्योंकि u2 बराबर 0, बेटा m2 और u2 कौन होते थे हमारे डायग्राम में, जो m2 होता था वो होता था जिससे कोलिजन होता था, और m1 वो होता था जो कोलिजन करता था। मेरे अगर आप अजम्पशन में देखते थे हमेशा डायग्राम में तो आपको पता लगेगा कि m1 जो था वो था जो कोलाइड करता था, और जो m2 था वो था जिससे कोलाइड करता था। m1 जो मैं मानता था वो होता था बेटा जो कोलाइड करता था, और m2 जो मानता था मैं उसको मानता था जिससे कोलाइड करता था। तो अगर m2 बहुत बहुत बड़ा है m1 से और u2 0 है, मतलब जिससे कोलिजन होना है वो बहुत भारी है और वो रेस्ट पे है। लेट्स सपोज ट्रक है वो रेस्ट पे है, अब ट्रक से कोलिजन होना है लेट्स सपोज किसी साइकिल का, तो वो एक तरीके से केस हो गया इसका। और दूसरा केस बोल सकते हैं एक दीवार है और दीवार से बॉल को हम कोलिजन करवा रहे हैं, एक दीवार से बॉल हिट हो रही है, तो दीवार m2 का काम करेगी जो बहुत बड़ी है किसी भी एक बॉल से, और जो दीवार है वो रेस्ट पे भी है, तो वही केस है। इस केस में क्या होगा बेटा, तो v2 बराबर 0, v2 मतलब टक्कर के बाद भी वो जो दीवार है या वो जो ट्रक है वो रेस्ट पे ही रहेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लो किसी खड़े हुए ट्रक में अगर कोई साइकिल बहुत तेज कोलिजन करे तो टक्कर के बाद ट्रक का क्या होगा, ट्रक चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप सब बोलेंगे सर ट्रक तो वहीं रहेगा। तो बस वही कहानी है कि when m2 is very very greater than m1 and u2 बराबर 0 then v2 is equal to 0, तो जो ट्रक है उसकी फाइनल स्पीड भी 0 ही रहेगी। अब बात आती है ट्रक की तो फाइनल स्पीड 0 रही, लेकिन साइकिल की फाइनल स्पीड क्या होगी, तो उसी को निकालते हैं हम ई के फॉर्मूले से। कि मुझे पता है बेटा कि अगर मान लो मैं एग्जांपल ले लूं दीवार का, कि इस दीवार से अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है u1 स्पीड से इससे एक तरीके से कोलिजन कर रहा है, तो मुझे पता है कि m2 का काम करेगी और ये m1 का काम करेगी, तो केस हो गया कि m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। अब अगर m2 बहुत बड़ा है m1 से और ये रेस्ट पर भी है, तो दीवार टक्कर के बाद भी रेस्ट पे ही रहेगी। तो वही कहानी लिखी हुई है कि जो इसकी कहानी होगी v2 तो कितना हो गया बेटा 0 हो गया। अब ई मुझे निकालना है, क्या निकालना है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। मुझे पता है कि v2 तो फाइनल में कितना आएगा 0, माइनस v1 क्या थी बेटा, v1 हो गई m1 की या इस बॉल की
टक्कर के बाद की स्पीड, टक्कर के बाद की वेलोसिटी, तो मैं मान ली 0 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस 0। U1 कौन सी स्पीड हो गई इसकी इनिशियल, माइनस U2 कितना था बेटा 0, तो ये हो गया U1 माइनस 0। इसको सॉल्व किया तो यहां से मिल गया V1 इज इक्वल टू माइनस ई इंटू U1। और अगर इसको ध्यान से देखें तो इससे एक बात समझ में आ गई कि माइनस साइन ने बता दिया कि जो टक्कर के बाद इस बॉल की वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1D के अंदर प्लस माइनस का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने मानी है उसके अपोजिट में कहानी हो रही है। तो U1 अगर इधर जा रहा था तो माइनस U1 का मतलब हो गया ये डायरेक्शन, मतलब टक्कर के बाद जो बॉल है वो दीवार से टकराकर वापस आ जाएगी। तो वही लिखा हुआ है कि V1 इज इक्वल टू ई इंटू U1, मतलब इतने मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी के साथ ये रिबाउंड हो जाएगा, इतने मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी के साथ ये रिबाउंड हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि जब किसी भारी मास से कोई हल्का पार्टिकल टकराता है तो भारी मास रेस्ट का रेस्ट पर ही रहता है और हल्का पार्टिकल E इंटू यू स्पीड से लौट आता है। E इज अ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो उसी को लिखा है बेटा कि व्हेन अ पार्टिकल स्ट्राइक्स विद अ बॉल, बॉल मतलब बहुत हैवी मास, with speed u, then it will rebound with speed u, मतलब अगर कोई भी भारी ऑब्जेक्ट से हल्का ऑब्जेक्ट टकराता है u स्पीड से तो टक्कर के बाद उसकी स्पीड eu हो जाती है, या टक्कर के बाद वो eu स्पीड से लौट आता है। अब इसका एक स्पेशल केस बनता है कि अगर मान लो E इक्वल्स टू 1 हो जाए, मतलब कि अगर दीवार से कोलिजन हो रहा हो किसी बॉल का और वो परफेक्टली इलास्टिक हो तो क्या होता होगा, तो E का वैल्यू अगर 1 पुट कर दे, मतलब इफ E इज इक्वल्स टू 1, अगर E इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो जो V1 निकल के आ जाएगा वो किसके बराबर निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ U के बराबर निकल के आ जाएगा। माइनस ऑफ U के बराबर निकल के आ गया, मतलब कि जितनी वेलोसिटी से गया उसके मैग्नीट्यूड से या उतने के इक्वल के मैग्नीट्यूड से ही लौट आएगा, मतलब जितनी स्पीड से गया उतनी स्पीड से लौट आएगा अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो। तो वही लिखा हुआ है कि इफ m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 एंड u2 बराबर 0 देन v2 बराबर 0 एंड v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u1 व्हेन e इक्वल्स टू 1, मतलब when a light body A collides against a heavy body B at rest, कोई भी हल्की बॉडी A भारी बॉडी B जो रेस्ट पे उससे कोलिजन करती है, the body A starts moving with same speed just in opposite direction while the body B practically remains at rest, लेकिन जो बॉडी B होती है वो प्रैक्टिकली रेस्ट पर ही रहती है। तो वही कहानी है, भारी मास से टकराएंगे तो E इंटू यू से लौट आएंगे और भारी मास प्रैक्टिकली रेस्ट पर ही रहेगा। तो इसी एक पॉइंट पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन है कि मान लो कोई भी एक बॉल है जो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है और एक दीवार से टकरा रही है और E का वैल्यू रखा है हाफ। मेरे से पूछा गया बताइए फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब मुझे पता है कि बेटा इस दीवार की फाइनल वेलोसिटी तो क्या होगी 0, तो सिंपल मैं E का फॉर्मूला लगा देता हूं, तो मैंने वही लिखा हुआ है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर मुझे पता है कि बेटा ये रेस्ट पे है और भारी है तो मुझे पता है ये E इंटू से लौट आता है, तो डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। कैसे कि सर डायरेक्टली कैसे कर देंगे कि ये लौट के आ रहेगा V1 बराबर माइनस टाइम्स ऑफ EU1, तो V1 बराबर क्या आ गया माइनस ऑफ E कितना है बेटा हाफ इंटू U1 निकल के आया था बेटा 4, ये गया 2 टाइम्स, तो V1 इक्वल्स टू आ गया माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब हो गया इट इज रिबाउंड, कि ये रिबाउंड हो रहा है। तो वही हो रहा है बेटा कि V1 इक्वल्स टू E इंटू U1, तो अब E की वैल्यू कितनी है हाफ इंटू 4, तो V1 का 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो बात करी है इसने क्या लिखी बेटा स्पीड लिखी है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी हो गई माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम सिंपली अगर केस याद हो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें एक दीवार खुद चल रही है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट डायरेक्शन में, और एक कोई बॉल है वो 2 मीटर पर सेकेंड में दीवार को अप्रोच कर रही है,
और मेरे से बोला गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, कि टक्कर के बाद दीवार और इस बॉल की वेलोसिटीज क्या होंगी। तो अगेन आप देखिए बेटा यहाँ पर हैवी ऑब्जेक्ट है। अब हैवी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूविंग है, मतलब इससे प्रीवियस वाले केस में क्या था कि जो हमारे पास दीवार थी या हैवी ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था, तो हमने देखा कि टक्कर के बाद ही वो रेस्ट पे रहता है प्रैक्टिकली। उसी तरीके से अगर हैवी ऑब्जेक्ट अगर मूव भी कर रहा हो तो हम ये कहेंगे कि हैवी ऑब्जेक्ट टक्कर के बाद भी उसी तरीके से प्रैक्टिकली मूव करता रहेगा। मतलब किसी हैवियर ऑब्जेक्ट जो अगर मूव कर रहा हो उसकी टक्कर के बाद भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो जो आंसर हमें ऑलरेडी पता है बेटा वो क्या पता है कि जो दीवार की कोलिजन के बाद, इस दीवार की अगर मैं बात करूं तो इस दीवार की कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी वो अगेन 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी और वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये तो मुझे आंसर पता है। तो एक्चुअली जो मुझे आंसर सॉल्व करना है वो है बेटा इस बॉल का, इस बॉल की रफ्तार टक्कर के बाद क्या होगी। तो सिंपली उसके लिए हम जो ई वाला फॉर्मूला है हमारा वो हम यूज कर लेंगे। तो वही हो रहा है बेटा कि v2 निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस दीवार की टक्कर के बाद ही वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। इस दीवार की टक्कर के बाद जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। अब मुझे पता है बेटा ई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। आइए अब एक काम करते हैं, v1 v2 u1 u2 को एक तरीके से साइन के साथ हम पुट कर देते हैं। तो देखो v2 में अभी निकाल चुका हूँ वो है 10, ठीक है। लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ बेटा कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऐसा हम मानते ही थे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो गया 10 माइनस v1 हमें निकालना ही था अपॉन u1 की बात करें तो u1 क्या है बेटा, इस छोटी बॉल की स्पीड। तो आप देखो तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं इसे लिखेंगे हम माइनस का कितना है बेटा, माइनस का 2। तो ये मेरे लिए हो जाएगा माइनस का 2, तो रख देता हूँ माइनस का 2 माइनस ये माइनस किसका है बेटा, इस फॉर्मूले का है u2 क्या है, इसकी इनिशियल स्पीड दीवार की वो है 10, तो ये हो जाएगा 10। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वही हो रखा है आगे कि ई की वैल्यू पुट कर दी 1/3 और इसको मैंने यही लिख दिया। तो ये हो गया 10 माइनस v1 अपॉन माइनस 2 माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का v1। तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा v1 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। और ये आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब टक्कर के बाद भी क्या होगा, टक्कर के बाद ये जो दीवार है, ये दीवार मतलब मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं इनके डायग्राम बनाऊं कोलिजन के बाद, तो आफ्टर कोलिजन जो बॉल है वो खुद भी 10 मीटर पर सेकेंड से चलेगी और जो ये बॉल है इस बॉल की स्पीड भी आगे 14 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ये इस तरीके से हो जाएंगी कोलिजन के बाद कि दीवार की 10 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में और ये बॉल भी 14 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में। तो ऐसे हम स्पेशल केसेस के जो कोलिजन के सवाल हैं उन्हें हम कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में। अभी हो रहा क्या रहा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही थी दीवार के साथ। अब हमने मान लिया हैवी ऑब्जेक्ट के नाम पर एलिवेटर मान लिया। एलिवेटर का मतलब वही हो गया कि इस बॉल के कंपेयर में एलिवेटर का मास बहुत ज्यादा हो गया। तो अगेन स्पेशल केस हो गया कोलिजन का कि फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर एंड बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, कि टक्कर के तुरंत बाद इस बॉल की और इस एलिवेटर की वेलोसिटीज क्या होंगी अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब ये है कि यहाँ पर mg फोर्स नहीं है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगेन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम वापस से कह सकते हैं कि जो हमारी कहानियां थी वो यहाँ भी प्रूव होंगी। तो वही हो रहा है। तो सिंपल सी बात करें बेटा, तो यहाँ पे जब ये अगेन हैवी ऑब्जेक्ट है तो हैवी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इससे प्रीवियस वाले सवाल में भी जो हमारे पास दीवार थी वो एक तरीके से मूव करती हुई आ रही थी और मैंने आपको बताया था कि अगर हैवी ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ मिले और उससे कोई लाइटर बॉडी टकराए तो हम कह सकते हैं टक्कर के बाद भी हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं होगा। तो वही हम यहाँ पे करते हैं। तो सिंपल मुझे एक बात पता है कि एलिवेटर की वेलोसिटी को अगर मैं v2 मान रहा हूँ तो ये मुझे पता है कि बाद में भी 12 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो वही है बेटा कि v2 क्या हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब अगेन मुझे पता है कि ई का फॉर्मूला क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। फिर वैल्यूज को बेटा साइन के साथ पुट कर देता हूँ। सिंपल आपको इस फॉर्मूले में साइन के साथ वैल्यूज रखना आना चाहिए, नहीं तो आप, और अगर आप ऐसा जानते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हैं। तो v2 की बात करें बेटा, v2 मैं निकाल चुका हूँ 12। अगेन मुझे कोई डायरेक्शन पॉजिटिव माननी है, कोई डायरेक्शन नेगेटिव माननी है। तो मैंने मान लिया कि ये ऊपर जो डायरेक्शन है ये मेरे लिए पॉजिटिव है। तो मैं बात करूँ बेटा तो सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि v2 है ऊपर
तो ये मैं मान लेता हूँ ये हो गया 12 प्लस का, ठीक है, माइनस v1 क्या है, इस छोटी सी बॉल की टक्कर के बाद की वेलोसिटी, तो वो तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। मैंने मान लिया v1 अपॉन u1 क्या है बेटा, इस छोटी सी ही बॉल की टक्कर से पहले स्पीड, तो वो कहाँ है बेटा, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस u2 हो गई एलिवेटर की टक्कर से पहले स्पीड, तो वो हो गई 12 ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। और e के वैल्यू दे रखा है बेटा 1/5, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ये होगा 1/5, ये वैल्यू मैंने आप रख दी, 12 माइनस v1 अपॉन माइनस 3 माइनस 12, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 15, तो 1/5 इक्वल टू 12 माइनस v1 अपॉन माइनस 15, यहाँ से कैंसिल आउट करें तो ये हो गया माइनस का 3 टाइम्स, ये माइनस 3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एक तरीके से v1 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखेंगे तो v1 का वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब हम कह सकते हैं टक्कर के बाद ये जो छोटी बॉल होगी ये ऊपर ही जाएगी। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम देखूँ आफ्टर कोलिजन, तो मैं कह सकता हूँ कि आफ्टर कोलिजन ये कहानी होगी कि जो ये एलिवेटर है ये तो जा ही रहा होगा ऊपर, ये जो एलिवेटर है बेटा ये तो ऊपर जा रहा होगा सेम स्पीड से, कितनी से, 12 मीटर पर सेकेंड से, और इसके आगे जो ये छोटी बॉल है ये भी ऊपर जा रही होगी और इसकी स्पीड हो जाएगी 15, है ना बेटा, कितनी रहेगी, 15 मीटर पर सेकेंड। जैसे अगर मैं ढंग से लिख दूँ तो ये मेरे पास है, ये है 15, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। टक्कर के बाद कहानी ये हो जाएगी, एलिवेटर जाएगा 12 से ऊपर और छोटी बॉल जाएगी 15 से ऊपर। अगेन वही सवाल है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वो वर्टिकल में हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब अब हम देखना चाहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अंदर कितना लॉस होगा। देखिए मैंने आपको जब कंसेप्ट सिखाया था काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्लेनेशन में कोलिजन में, तो मैंने आपको बताया था कि हर तरह के कोलिजन में अगर इलास्टिक को छोड़ दें तो इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसमें कुछ लॉस होता है। मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है वो थोड़ी कम मिलती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि कुछ डिफॉर्मेशन अगर रहेगी तो उस डिफॉर्मेशन में एनर्जी की फॉर्म में, उस डिफॉर्मेशन एनर्जी की फॉर्म में कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर रह जाती है। तो ये हमने थ्योरी में सीखा था। अब बात ये आती है कि वो लॉस कितना होगा, उस लॉस का वैल्यू कितना होगा, तो वो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए हम वो अपना बेसिक डायग्राम लेके चलते हैं कि हमारे पास दो मास पार्टिकल्स हैं, दो मास बॉडीज हैं m1 और m2, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज दे रखी है u1 एंड u2। लेट सपोज जो कोफिशिएंट हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है हमारे पास e, और टक्कर के बाद दोनों स्फेरिकल बॉडीज की जो वेलोसिटीज मान ली वो मैंने मान ली v1 एंड v2। तो ये हमारा एक बेसिक फिगर है जिसको एक मानते हुए हम कोलिजन के सवाल सॉल्व करते थे। अब मुझे पता है कि अगर ये सिंपल लिखा हुआ है और मुझे लॉस निकालना है तो लॉस से पहले मुझे निकालनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो मैंने वही लिखा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी वही इनिशियल कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। इसी तरीके से अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखेंगे बेटा तो वो क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो वो लिखी हुई फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब हमें लॉस निकालना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा लॉस निकालने का तरीका आप ये समझिए कि मान लो आपके पास 10 रुपये थे, क्योंकि पैसे में हम चीज़ें जल्दी अच्छी से समझते हैं। तो मान लो जो 10 रुपये हैं आपके पास और फाइनली आपके पास 4 रुपये बच गए, तो बताइए कितना लॉस हुआ, आपने कितने पैसे खर्च किए, कितने पैसे का आपको लॉस हुआ। तो आप क्या करेंगे, इनिशियल अमाउंट माइनस फाइनल अमाउंट, वही करेंगे आप कि 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6। तो आप बोलेंगे 6 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ। तो ऐसी ही बातें एनर्जी में कर लेते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, मतलब घटना से पहले, उस कोलिजन से पहले सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली, माइनस कर दो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी बची उसको माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो बता देगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम एक कहानी कर सकते हैं, ये बेसिक फंडा हुआ काइनेटिक एनर्जी के लॉस का निकालने का। अच्छा, अब हमें पता है कि अगर v1 v2 हमें गायब करने हैं तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी, v1 v2 दो वेरिएबल्स हैं, और हम जानते हैं कि हम हमेशा कोलिजन में दो इक्वेशंस बनाना तो जानते हैं, एक तो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की और एक है ई की।
तो हम उन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला चाहिए फाइनली वो मैं चाह रहा हूँ कि इन्हीं की फॉर्म में हो, m1 u1 m2 u2 और e की फॉर्म। मतलब जो मेरा आइडिया है, मैं कहता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ, मेरा एम है वो क्या है कि मेरा एम है ये है कि जो फाइनल फॉर्मूला बने, फाइनल फॉर्मूला m1 m2 एंड u1 u2 एंड e, जो ये e है हमारे पास, की फॉर्म में हो। मतलब हम चाह रहे हैं कि जो मेरा फाइनल फॉर्मूला बने बेटा उसके अंदर v1 v2 की टर्म ना आए, उसके अंदर जो आएंगी टर्म वो कौन कौन सी आए, या तो m1 हो, m2 हो, u1 हो, u2 हो और e हो। ये मेरा एम था। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि v1 v2 बेसिकली गायब हो जाए। तो अगर मुझे v1 v2 गायब करनी है बेटा तो मुझे पता है कि दो इक्वेशन चाहिए होंगी, और दो इक्वेशन में से एक तो क्या मिल जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, तो ये रही m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगी, एंड एक कहाँ से मिल जाएगी बेटा, ई से। और ई का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, अगर मैं अगेन वेक्टर के साथ लिख दूँ तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो ये मेरे पास दोनों फॉर्म हो गई। एक तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एक हो गई मेरे पास ई का इक्वेशन जो मैं पढ़ता आया हूँ कि v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2। तो इन इक्वेशंस का यूज करके और इनसे v1 v2 को गायब करके, किससे, 2 से है, लेट्स सपोज इसको थर्ड मान लेते हैं, तो 2 और थर्ड से v1 v2 को गायब करके अगर हम 1 में पुट कर दें तो जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा वो फॉर्मूला आ गया ये, ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो आया 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो देखने में बहुत बड़ा फॉर्मूला है। जी हाँ, आपको लग सकता है कि फॉर्मूला बहुत बड़ा है, मैं आप इसको छोटा भी कर दूंगा, लेकिन आपको ये लर्न करना है, ये आपको नीड टू रिमेंबर, ये आपको याद होना चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि इसके अंदर जो ये u1 माइनस u2 है, ये बेसिकली क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज वाली वेलोसिटीज हैं। मतलब u1 u2 इनिशियल स्पीड्स हैं, और 1 माइनस ई स्क्वायर में ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखिए बेटा कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई होगी, वो हमारे लिए काम की बात नहीं है। हमारे लिए जो मुद्दे की बात है वो है ये फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी के लॉस का फॉर्मूला आएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसको लोगों ने शॉर्ट करने का तरीका बना लिया फिजिक्स में, कि होता क्या है कि फिजिक्स में आगे हम पढ़ेंगे बेटा कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको एक नाम दिया जाता है, उसे हम नाम देते हैं रिड्यूस्ड मास। इसे बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, रिड्यूस्ड मास, और इसे डोनोट करते हैं म्यू से। तो वही लिखा हुआ है कि जैसे म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास, इसे क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। तो म्यू इक्वल टू रिड्यूस्ड मास, वैल्यू क्या हो गई, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर इसी तरीके से बेटा आप इस टर्म को देखेंगे, आप इस टर्म को देखें u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे, मैं बोल सकता हूँ कि अगर 2 के रेस्पेक्ट में, मतलब अगर मैं इस वाले पार्ट के रेस्पेक्ट में देखूँ तो ये जितनी तेजी से इसे अप्रोच कर रहा होगा ये वही वेलोसिटी है। तो बेसिकली क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, u रिलेटिव। ये बेसिकली क्या है, u रिलेटिव। तो ये हो जाएगा u रिलेटिव का स्क्वायर। तो वही हमने लिखा हुआ है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली फाइनली क्या बन जाएगा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को मैंने गायब करके लिख दिया म्यू, और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर हो गया मेरे पास u रिलेटिव का स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर एज इट इज है। इसका मतलब जो फॉर्मूला हमें लर्न करना है वो फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है शॉर्ट फॉर्म में, वो ये रहा कि काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा किसी भी जो सिस्टम है या किसी भी सिस्टम के अंदर 2 बॉडीज हैं या कोलिजन कर रही है किसी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई वाले से, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो होगा हाफ इंटू म्यू इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, जहां पर जो म्यू होगा वो बेसिकली क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जिसे हम रिड्यूस्ड मास भी कहते हैं। आगे इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक मेरे पास 4 किलो का ऑब्जेक्ट है जो 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली रेस्ट पे है, और ई का वैल्यू 1/2 है। मेरे से बोला गया फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बताइए काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या होगा। तो अगर मुझे बेटा लॉस निकालना है तो सबसे पहले मुझे काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस का फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, और वो मेरे पास आया था कितना बेटा,
हाफ इंटू म्यू इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पर जो ये म्यू था वो सिंपल क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सही बात है। अगर मैं m1 m2 की बात करूं और म्यू की वैल्यू निकाल दूं तो मुझे पता है कि m1 की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू m2 की वैल्यू हो गई बेटा 1, तो 4 इंटू 1 अपॉन, दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे हो जाएगा 5, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 4/5। तो ये तो आ गया म्यू का वैल्यू, म्यू हो गया 4/5। उसी तरीके से मुझे निकालना है यू रिलेटिव। तो अगर मैं इसमें यू रिलेटिव की वैल्यू पुट करूं तो जो यू रिलेटिव आ जाएगा वो बेसिकली क्या होता, ये दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, लेकिन इसकी वैल्यू तो 0 है, वो किसके बराबर आ जाएगा, केवल ये होता है बेटा बेसिकली u1 माइनस u2। अब u2 यहाँ पर 0 है तो सिंपल क्या हो जाएगा 6 आई कैप, मैं बोल सकता हूँ सिंपल क्या हो जाएगा बेटा 6 आई कैप, अगर इस डायरेक्शन में मैं मान रहा हूँ तो। और अगर मुझे पता है कि 1D है तो मुझे पता है कि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ था। ठीक है, अब मुझे सिंपल वैल्यूज को पुट कर देता हूँ वहाँ पे, तो हो जाएगा हाफ इंटू म्यू का वैल्यू हो गया 4/5 इंटू ये वैल्यू हो गया 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू, अब मुझे रखना है 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस ई का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1 माइनस 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से रहेगा 2/5, क्योंकि ये कट गया इससे 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2/5 इंटू 6 माइनस 0 इज 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 4 गया तो हो गया 3/4। अब इसको सॉल्व करें तो 4 से कट गया बेटा 36। ठीक है, तो ये अगर 36 टाइम्स कट गया, और देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये इसको सॉल्व करूँगा तो ये मिल जाएगा 108/10 या फिर 10.8 जूल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10.8 जूल। तो ये हमारे पास है सिंपल लॉस का वैल्यू। अब हम चाहते हैं तो अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं होता तो हम इस स्टेप को थोड़ा लंबा करते, हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते पहले, फिर हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए V1 V2 निकालनी पड़ती, फिर हम दोनों को माइनस करते तो हम आंसर पे पहुंचते। तो स्टेप हमारे थोड़ी लंबी हो जाती, हमने वो इसके डेरिवेशन में कर लिया और डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लिया। तो ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो हम बहुत जल्दी आंसर पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, सेकेंड है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिंपल क्या है बेटा, वो है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो वही लिखा हुआ है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, हाफ इंटू m1 हो गया 4 इंटू u1 की बात करें बेटा, इसके अंदर हम देखें तो हाफ इंटू m1 क्या है बेटा, मान लो लेट सपोज ये था तो यहाँ पर देखें तो हाफ इंटू m1, ठीक है, यहाँ से मैंने हाफ कॉमन ले लिया। ठीक है, m1 हो गया मेरे पास 4 इंटू 36 प्लस u2 तो कितना है बेटा 0, एयर जो u2 है वो कितना था 0 था, तो हाफ इंटू 4 इंटू 36, क्योंकि ये टर्म तो चल खत्म हो जाएगी। और मुझे पता है कि जो 4 kg वाला था उसकी स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने वही लिखी हुई है, ये टर्म तो 0 हो गई। तो ये हो जाएगा, इससे कटेगा 2 टाइम्स तो ये आ जाएगा 72 जूल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 72 जूल। नेक्स्ट पूछा है फ्रैक्शनल लॉस इन के। फ्रैक्शनल लॉस का मतलब क्या होता है बेटा, मैथमेटिक्स में अगर सोचे सिंपल एक सवाल से आप समझना कि जैसे मान लो आपके पास 10 रुपये थे, ठीक है, और 10 रुपये से आपके पास 4 रुपये रह गए, तो बताइए फ्रैक्शनल लॉस कितना हुआ। 10 रुपये थे और 4 रुपये रह गए, बताइए फ्रैक्शनल लॉस कितना हुआ। तो तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लॉस निकालते हैं। तो 10 रुपये थे और 4 रुपये रह गए, तो लॉस हो गया बेटा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, तो 6 हो गया लॉस। अब फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है लॉस अपॉन इनिशियल वैल्यू, मतलब उसका कितना हिस्सा लॉस हो गया। तो हम जानते हैं कि लॉस की वैल्यू आई 6 बाई इनिशियल वैल्यू कितनी थी 10, तो 6/10 मतलब 0.6 जो भाग है उसका, या 0.6 टाइम्स जो वैल्यू है वो लॉस हो गई है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो उस तरीके से यहाँ पे निकालें, तो फ्रैक्शनल लॉस अगर निकालना है तो वो सिंपल क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है तो लॉस अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लॉस में निकाल चुका था बेटा, वो था 10.8 जूल, तो उसको मैं लिख दिया इस तरीके से, ये हो गया मेरे पास लॉस अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी 72, तो ये हो गया 108/10 इंटू 72। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल गया 3/20, मतलब जो 3/20 फ्रैक्शन है वो इसके लिए लॉस है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 3/20 हिस्सा जो है वो लॉस हो चुका है। तो इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपने पास एक नोट है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार थ्योरी के क्वेश्चन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। नोट के अंदर लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ड्यूरिंग कोलिजन
इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोसेस। कहानी ये है कि जब हमने दोनों स्फेरिकल बॉडीज को सिस्टम बना लिया था तो कोलिजन के दौरान जो फोर्सेस लग रहे थे उन्हें हमने सिस्टम के बेसिस पर इंटरनल फोर्सेस बोल दिया था। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि बताइए उस कोलिजन की प्रोसेस में इंटरनल फोर्सेस ने कितना वर्क किया। तो पहला कंफ्यूजन आपके दिमाग से जो निकलना चाहिए वो ये कि इंटरनल फोर्सेस का नेट वेक्टर सम 0 था, लेकिन इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन 0 नहीं था। क्यों सर, ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? तो मैं आपसे सिंपल इसी कहानी बोलूंगा कि आपने वर्क एनर्जी थ्योरम सुनी थी, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद करो बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क पावर एनर्जी के वो दिन जब आपने एक थ्योरम सुनी थी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो वही हमने यूज की है। तो जो ये स्टेटमेंट है ये बेसिकली क्या है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में सुना हुआ है। अब यहां हमें पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल इक्वल्स टू होता है K2 माइनस K1। भाई हमने क्या किया कि ऑल फोर्सेस का वर्क डन निकला है। तो अगर हम सिस्टम को ले बेटा, सिस्टम के अंदर दो प्रकार के फोर्स हो सकते हैं, एक इंटरनल फोर्सेस और एक एक्सटर्नल फोर्सेस। भाई कुछ फोर्सेस इंटरनल होंगे और कुछ फोर्स एक्सटर्नल होंगे। तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन इज इक्वल्स टू K2 माइनस K1। यहां पर हमने बताया कि जब हम दोनों स्फेरिकल बॉडीज को सिस्टम बना लेते हैं तो उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हमें पता है कि हियर F एक्सटर्नल इक्वल टू 0। अब अगर F एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो ये वर्क एक्सटर्नल आया बेसिकली ये कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हो गया वो 0 हो गया। तो केवल यहाँ पे क्या बनेगा, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब K2 माइनस K1। इसका मतलब जो इंटरनल फोर्सेज का वर्क डन निकल के आता है वो निकल के आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोसेस। इसे अगर थोड़ा ठीक कर दे बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोसेस, तो वही मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रूव भी हो गया कि स्टेटमेंट जो था वो भी यही कह रहा था कि इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। अब मुद्दे पे दोबारा आते हैं कि सर आपने बोला था कि इंटरनल फोर्सेस तो 0 हो गए लेकिन उनका वर्क डन 0 नहीं हुआ। तो मैं कहूँगा हाँ सही बात है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ ज्यादा है, मतलब कुछ है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हो गई, तो वो एनर्जी गई कहाँ? भाई सिंपल सी बात है कि मान लो आपने 10 जूल एनर्जी दी और बाद में टक्कर के बाद सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 6 जूल बची, तो वो जो 4 जूल है वो गई कहाँ? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कहीं नहीं जा सकती। तो हमें मैथमेटिक्स से या फिजिक्स से बताना पड़ेगा कि वो 4 जूल एनर्जी कहाँ गई। तो हमें पता लगेगा कि 4 जूल जो एनर्जी थी वो इंटरनल फोर्सेस के वर्क डन के बराबर थी। तो यहां से सिंपल सी बात समझ में आ गई कि इंटरनल फोर्सेस 0 है लेकिन उनका वर्क डन 0 नहीं है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा वही इंटरनल फोर्सेस के वर्क डन के बराबर हुआ होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। A bomb of mass 4 kg is initially at rest is exploded 2 fragments 1 kg and 3 kg respectively। मतलब एक 4 किलो का कोई भी एक बॉम्ब है जो कि इनिशियली रेस्ट पे, वो 2 फ्रेगमेंट में टूट गया 1 kg एंड 3 kg। इफ 3 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यदि 3 किलो वाला 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करता है, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ अदर फ्रेगमेंट। पहला क्वेश्चन तो है कि अदर फ्रेगमेंट की वेलोसिटी बताइए, एंड सेकंड है ऑल्सो फाइंड वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। तो मेन तो हमें यही दिखाना है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं कि सिंपल हमें लगाना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वही किया हमने कि अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियली बेटा जो बॉम्ब है वो रेस्ट पे है, तो 4 × 0 इज इक्वल टू, बाद में मैंने मान लिया कि लेट्स सपोज बेटा ये जो बॉम्ब था वो इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है। अब अगर रेस्ट पे था बाद में ब्रेकआउट हो गया तो ये 2 पार्ट्स में हो गया, एक है 3 kg का, तो ये जो 3 kg का पार्टिकल है मान लो ये आगे जा रहा है किसी स्पीड से जो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कितना निकल के आया बेटा मास 1 kg, मान लीजिए किसी स्पीड से जा रहा है बेटा लेट्स सपोज P2 से,
अब मुझे पहले बार में तो ये V2 निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लिख दिया कि मान लो इसका मास था बेटा 4 kg, तो 4 kg इंटू 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 1 इंटू V2, वही लिखा हुआ 1 इंटू V2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से V2 निकल के आ गई -30 मीटर पर सेकेंड। माइनस ने क्या बताया कि हमने इधर माना था, तो सच्चाई में जो 1 किलो वाला जो ये फ्रेगमेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सेकंड पूछा है उसने ऑल्सो फाइंड वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, तो इंटरनल फोर्सेज जो वर्क किया है वो बताइए। तो अब ये भी हम पढ़ के आए हैं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो हम वही करते हैं कि जो वर्क डन निकलेगा इंटरनल फोर्स का वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है तो वो हो जाएगा K2 माइनस K1। K1 क्या है बेटा कि बॉम्ब है इनिशियली रेस्ट पे, तो जो K1 निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी 0। तो जो K2 होगी उसके अंदर 2 पार्टिकल्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 3 kg वाला और एक हो जाएगा 1 kg वाला। वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए बेटा तो हो जाएगा 1 इंटू 3 kg वाले के लिए लिखे तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्पीड दे रखा था 10, प्लस सेकेंड वाले के लिए हो जाएगी 1 इंटू उसका मास है 1 इंटू स्पीड में निकाल के लाया भी 30, तो ये हो जाएगी 30 का स्क्वायर। अगर वेलोसिटी के हिसाब से रखें तो -30 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात रखें इसको, तो ये होगा -30 का स्क्वायर। वैल्यूज को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 150 प्लस 450 दैट इज इक्वल टू 600 जूल। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था वो 600 जूल था, और वही इंटरनल फोर्सेज ने वर्क करके उस सिस्टम को प्रोवाइड की होगी। तो ये एक सवाल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि बॉडी A ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी B ऑफ मास 2m एट रेस्ट। मतलब कोई 4m की बॉडी है जो मूव कर रही है बेटा किसी स्पीड u से किसी 2m मास के ब्लॉक से, 2m मास के स्फेयर से या 2m मास की किसी बॉडी से कोलाइड करती है जो कि इनिशियली रेस्ट पे थी। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। तो अगर इलास्टिक इन नेचर है तो यहां से मुझे एक टर्म समझ में आ गई, वो समझ में आ गई कि E का वैल्यू 1 है। इलास्टिक इन नेचर है मतलब E का वैल्यू 1 है। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी A, मतलब A की कितनी एनर्जी जो है, कितनी एनर्जी का जो भाग है, फिर A की एनर्जी का कितना भाग लॉस हो चुका था, कितना हिस्सा लॉस हो चुका था, वही हमें निकालना है। तो एक अच्छा सवाल है बेटा, क्योंकि इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है भाई। कंसेप्ट वही है जो अब तक हम करते आए। तो सबसे पहले तो इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम हमारे सामने आ गया कि एक मान लो कोई 4m मास की बॉडी थी जो कि u स्पीड से चल रही थी, दूसरी कोई बॉडी थी 2m मास की जो इनिशियली रेस्ट पे थी। टक्कर के बाद 4m वाले की मैंने मान ली लेट्स सपोज स्पीड हो गई v1 और 2m वाले की टक्कर के बाद स्पीड हो गई v2। मुझे पता है कि इलास्टिक इन नेचर मतलब ये जो E का वैल्यू है वो 1 के बराबर है। तो सबसे पहला धर्म मेरा क्या होता है, सबसे पहला मेरा धर्म होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रखने का, मतलब COLM की इक्वेशन लगाने का। तो मैंने वही लगाया बेटा। तो मैंने मान लिया वही कि लेट्स सपोज ये इधर की डायरेक्शन जो है वो मेरे लिए पॉजिटिव है, ये हो जाएगा 4mu प्लस इनिशियली इसका हो गया 0, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल बात करें तो 4m इंटू V1 प्लस 2m इंटू V2। तो ये मेरे पास हो गई मोमेंटम की इक्वेशन। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इस m से m ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा 4u इज इक्वल टू 4v1 प्लस 2v2। इसे मैंने नाम दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हम लेके आ जाएंगे E से। ये दो इक्वेशंस तो हमारे पास होती ही हैं, तो दूसरी इक्वेशन हमने E से निकाल दी। E की फॉर्मूला हमारे पास है v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। वो मैंने वैल्यूज को पुट किया तो मुझे पता है बेटा जो v2 है और v1 वो तो हमें रखने ही थे, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन, अगर मैं u1 माइनस u2 करूँ तो वो मुझे साइन के साथ रखने। u1 मेरे पास है बेटा u माइनस u2 मेरे पास कितना था 0, तो मैंने वही किया। ये जो E का वैल्यू था इसे मैंने यहाँ पर पुट किया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे दे रखा है कि जो E है उसकी वैल्यू 1 के बराबर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल गया v2 माइनस v1 इक्वल टू u। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई बेटा। पहली इक्वेशन ये रही 4u इज इक्वल टू 4v1 प्लस 2v2, और दूसरा इक्वेशन हो गया v2 माइनस v1 इक्वल टू u। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास v1 और v2 दोनों निकल के आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले मैथमेटिक्स से। तो मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका पहले ही बताया था।
तो पहली इक्वेशन मेरे पास आई है 4u इज इक्वल टू 4v1 प्लस 2v2। इस तरीके से अगर सेकेंड इक्वेशन को भी लिखे बेटा और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी एक तरीके से 4u, या फिर एक काम करते हैं, मुझे v1 v2 निकाल लेना बेटा, तो एक काम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगी 2v2, ये हो जाएगी बेटा 2v2 माइनस 2v1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2u। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को मैं माइनस कर लूँगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल जो ये इक्वेशन थी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगी बेटा 2v2 माइनस 2v1 दैट इज इक्वल टू 2u। और इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो मेरे पास निकल के आ गया, ये ऊपर की इक्वेशन थी 4u इक्वल टू 4v1 प्लस 2v2, और यहाँ से निकल के आ गई 2u इक्वल टू माइनस का 2v1 प्लस 2v2। ठीक है, अब मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा बेटा, मान लो ये साइन हो गया प्लस का और ये साइन हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब अगर इन दोनों को माइनस किए तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। इसको सॉल्व करें तो 4 प्लस 2 ये हो गया 6, तो यहाँ पे आ गया 6v1 और ये हो जाएगा कितना 2u। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2u इज इक्वल टू 6v1। तो यहाँ से जो v1 निकल के आया वो निकल के आ गया u/3, क्योंकि 2 से काट देंगे तो v1 की जो वैल्यू निकल के आ गई वो बेटा निकल के आ गई u/3, ये हो गई u/3। इस तरीके से अगर v2 निकालना होता तो v2 भी हम निकाल सकते थे। अगर मान लो इस u/3 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, तो मेरे पास v2 निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा u प्लस u/3, तो हो जाएगा 4u/3। तो ऐसे अगर v2 निकालें तो वो निकल के आ जाएगा 4u/3। तो मेरे पास v1 भी आ जाएगी और v2 भी आ जाएगी। जो मैंने अभी किया है उसी को मैंने बेटा आगे प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है कि देखो, अगर मान लो मुझे निकालनी होती इक्वेशन तो मैं इसको इस तरीके से भी निकाल सकता था। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से सॉल्व करके, तो वही हुआ रखा है, देखो E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u माइनस 0, तो उससे निकल गया v2 माइनस v1 बराबर u। तो 1 और 2 दोनों को सॉल्व किया तो जो v2 निकल के आई वो निकल के आ गई 4u/3 जो अभी हमने निकाली थी, और v1 जो निकल के आया वो निकल के गई u/3 जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताई थी। तो ये मेरे पास v1 और v2 आ गई है। अब सवाल ने जो मेरे से पूछी वो पीछे बेटा काइनेटिक एनर्जी में लॉस, वो भी फ्रैक्शनल में। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्शनल लॉस होगा वो होता है लॉस अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल ऑफ एनर्जी लॉस्ट, वो सिंपल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि ये मेरे पास टर्म है वो अपने आप में क्या है, लॉस है। तो लॉस अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब लॉस कैसे लिखे बेटा, लॉस मेरे लिए पता है, मुझे लॉस का जो फॉर्मूला होता है, या तो मेरे पास फॉर्मूला ये है हाफ इंटू म्यू इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर, या फिर मेरे पास, लेकिन वो जो फॉर्मूला है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप वो फॉर्मूला लगा दे तो वो सिस्टम की एनर्जी लॉस होती है बेटा। सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी का लॉस, तो उसके लिए वो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू म्यू इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। लेकिन अगर आप वहां पर ई का वैल्यू 1 रखेंगे तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी, और वो सही भी है, क्योंकि अगर इलास्टिक मेरे पास एक तरीके से कोलिजन है तो उसके अंदर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है बिफोर एंड आफ्टर। तो उस फॉर्मूले को अगर यहाँ लगाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो फॉर्मूला सिस्टम के लॉस के लिए होता है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के लॉस के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक बात भी लिख सकते हैं चाहे तो वो ये लिख सकते हैं नोट में, सिंपल नोट में लिख सकते हैं कि वो जो लॉस का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था बेटा, हाफ इंटू म्यू इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, जो ये फॉर्मूला था मेरे पास वो यहाँ पर नहीं लगेगा। 1 माइनस ई स्क्वायर इज नॉट वैलिड हेयर, इज नॉट वैलिड हेयर। क्यों नहीं है वैलिड, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉस केवल और केवल ए के बारे में निकालनी थी कि ए ने कितना लॉस किया, सिस्टम में लॉस नहीं निकालना था। क्यों नहीं था, तो उसमें लिख देते हैं हम इसको, क्यों नहीं था, इज नॉट वैलिड हेयर बिकॉज दिस फॉर्मूला gives
लॉस ऑफ टोटल सिस्टम, जो ये फॉर्मूला है लॉस बराबर हाफ इंटू म्यू इंटू रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है ये जो लॉस देता है बेटा, ये लॉस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का देता है, इंडिविजुअल बॉडीज की लॉस नहीं देता है। तो अगर इंडिविजुअल निकालना है तो हमें इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी रखनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पर ए का लॉस निकालना था, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ए, और ए कौन था हमारे पास, ए हमारे पास था बेटा ये, तो इसकी मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है केवल। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ इंटू 4m इंटू यू का स्क्वायर, तो वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो वो हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 4m इंटू यू का स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आई थी बेटा, हाफ इंटू इसका मास हो गया 4m और इसकी स्पीड अपन ने मानी थी u1, और अगर आप देखेंगे तो u1 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी u/3, तो वो रख देते हैं यहाँ पर 4m इंटू u/3 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे अगर मैं बात करूँ सिंपल, तो नीचे क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इनिशियल वैल्यू कितनी है हाफ इंटू 4m इंटू यू स्क्वायर। तो ये मैंने केवल एनर्जी लॉस निकाला है ए का, क्योंकि सवाल ने केवल मुझसे ए का पूछा है, ये फॉर्मूला पूरे सिस्टम का लॉस देता है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। तो इसी को मैंने आगे लिखा हुआ है बेटा कि हाफ इंटू 4m इंटू यू का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 4m इंटू u/3 का होल स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू 4m इंटू यू का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व कर ले बेटा तो आप ध्यान से देखें, तो देखो ये हाफ 4m से हाफ 4m कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 9, और अगर वहाँ से आप यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यू स्क्वायर भी कटेगा, तो आंसर आएगा 1 माइनस 1/9, मतलब आंसर आ गया 8/9। तो जो 8/9 पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी का ए वाला लॉस कर चुका होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से बेटा अपन ने इस लेक्चर में पढ़ा कि कैसे लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी में लॉस कैसे निकालते हैं। उसके अलावा स्पेशल केसेस इन कॉलेज में हमने पढ़े थे कि अगर मान लो कोई एक मास हैवी ऑब्जेक्ट का हो और रेस्ट पे हो, तो किस तरीके से जो बॉल्स होती है उनकी स्पीड और दीवार की स्पीड टक्कर के बाद निकाली जाती है। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिनके अंदर हमने 1D की जो हमारी स्टेप्स थी वो भी हमने यूज की कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना वेक्टर के साथ, और दूसरा ई की इक्वेशन लिखना। तो उसी के बेसिस पे बेटा कुछ क्वेश्चन अपने लिए होमवर्क में इन्हें आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चंस में ज़्यादा डाउट आता है तो आपको दोबारा से वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को पॉज करके खुद ट्राई करना चाहिए ताकि आपकी स्टेप्स क्लियर हो पाए। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।